ये 164 पेजेस की रिपोर्ट समझे बिना जिसने इन्वेस्ट करने की सोची उसकी तो क्या बुरी वाट लगने वाली है। और सिल्वर को खरीदने का सही टाइम इस प्राइस के ब्रेकआउट के बाद है। गोल्ड में तो बेवकूफ लोग इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि इसके बाद सिल्वर इजीली 25 से 30% तक की रैली दे सकता है। निफ्टी 50 को भी भूल जाएंगे क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी अगले 2-3 साल तक चलने वाली है। आई नो आज की जनरेशन थोड़ी ज्यादा कूल है फॉर पेन एंड पेपर। इस एग्जैक्ट सेम रिसर्च को यूज करके 2024 की दिवाली में मैंने सिल्वर को 1 लाख रुपए के भाव पे खरीदा था। कब तक सिर्फ गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करोगे यार, इससे भी आगे बढ़ो। कॉपर रिसर्च किया है हमने, एल्यूमिनियम है, पैलेडियम है, प्लैटिनम है। 3 लाख वाला सिल्वर डबल होकर के 6 लाख जाएगा या 50% गिर करके सिर्फ 1.5 लाख रह जाएगा। और ये सब तो सिल्वर से भी ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं। कोई भी देख रहा है इस वीडियो को फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 16 to 36 और सोच रहे हो कि जेमिनाई या चैट जीपीटी से इस वीडियो की समरी जनरेट करवा लेंगे। अगर पेन एंड पेपर लेकर के बैठ गए ना, आई गारंटी यू कोई दूसरी वीडियो कभी नहीं देखनी पड़ेगी क्योंकि ये वीडियो ऑर्डिनरी वीडियो नहीं है। ट्रीट इट लाइक अ मिनी क्रैश कोर्स ऑन कमोडिटी ट्रेडिंग। 2026 में ना ही लार्ज कैप ना ही स्मॉल कैप या मिड कैप अगर बहुत बढ़िया रिटर्न बनेंगे तो वो बनेंगे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, प्लैटिनम, पैलेडियम या यूरेनियम में। क्योंकि 4-5 साल में सिर्फ एक बार कमोडिटी मार्केट इतना हॉट होता है कि अगले 2-3 साल तक पैसे डबल करने की अपॉर्चुनिटी बार बार देता है। और लोग शायद निफ्टी 50 को भी भूल जाएंगे क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी अगले 2-3 साल तक चलने वाली है। मैंने 850 प्लस पेजेस की रिसर्च रिपोर्ट्स, 5 साल का मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स और 8 साल का स्टॉक मार्केट का रिसर्च एक्सपीरियंस कंडेंस करके ये पूरा एनालिसिस आपके साथ प्रिपेयर किया है। लेकिन अगर इस पूरे एनालिसिस का एक भी पॉइंट मिस हुआ तो 2026 के एंड में आप इसी वीडियो पे कमेंट कर रहे होगे यार ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। क्योंकि एट एवरी 30 सेकंड काफी बड़ा लेसन है इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस का। देखो, इक्विटी या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के 2 ही रीजन होते हैं। पहला आपको भी पता होगा कि स्टॉक एप्रिसिएशन, मतलब स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा तो हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू ऊपर जाएगी जिस वजह से हमें प्रॉफिट होगा। और दूसरा रीजन होता है डिविडेंड, मतलब कंपनी अपने प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने के लिए उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। फॉर एग्जांपल कोल इंडिया, आईटीसी या वेदांता काफी अच्छा डिविडेंड यील्ड देते हैं। बट कमोडिटीज एक ऐसा एसेट क्लास है जो सिर्फ प्राइस एप्रिसिएशन देता है, उसमें कोई डिविडेंड यील्ड नहीं मिलती। बट अगर नींद में भी पैसे बनाने हैं या फिर कंपाउंडिंग का असली बेनिफिट उठाना है, क्योंकि हो सकता है कि आपको 3 महीने, 6 महीने या फिर 1 साल के अंदर अंदर आपके इन्वेस्टेड पैसे की जरूरत पड़ जाए, या अगले 5 साल तक के लिए एक सेफ एसेट में इन्वेस्ट करना है जिसमें इक्विटी जैसी रिस्क ना हो और अच्छे रिटर्न्स के साथ कंपाउंडिंग भी ना टूटे, तो इन दोनों ही केसेस में गोल्ड एक ज्यादा बेटर ऑप्शन हो सकता है सिल्वर के कंपैरिजन में। क्योंकि अगर सिर्फ सिल्वर में इन्वेस्ट किया तो शायद नींद में पैसे बने या ना बने, बट रातों की नींद उड़ जाएगी क्योंकि सिल्वर बहुत ज्यादा वॉलेटाइल एसेट है। एंड दैट्स व्हाई वी विल फर्स्ट लुक एट गोल्ड, जो हमारे पोर्टफोलियो को एक एंकर प्रोवाइड करेगा। और इन बाकी सारे एसेट जो डबल रिटर्न दे सकते हैं बट रिस्क भी ज्यादा एसोसिएट करके चलते हैं, इनमें इन्वेस्ट करने के लिए हमें एक बैकग्राउंड प्रोवाइड करेगा। सबसे पहले 1 मिनट में पूरा बेसिक्स कवर कर लेते हैं ताकि कोई भी गैप ना रह जाए। गोल्ड के नीचे गिरने की आज की मार्केट में 15 से 20 वजह ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, जिसमें से 5 से 10 तो मैं आपको हाथ में गिना दूं। बट उसके बावजूद भी गोल्ड के ऊपर जाने का सिर्फ एक रीजन काफी है, दैट इज इट इज गोल्ड। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि कहीं भी बम फट जाए, आग लग जाए, सुनामी आ जाए, वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए, न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिर जाए, ट्रंप, शी जिनपिंग, नॉर्थ कोरिया का वो छोटा बटला, पुतिन, मोदी जी, राहुल गांधी, सबके सब गोल्ड लेने भागेंगे। बट ये वॉर जैसी सिचुएशन तो पिछले 3-4 सालों से चलती आ रही है कि रशिया यूक्रेन की वॉर अब तक खत्म होके नहीं दे रही। ऐसा क्या नया हो गया? क्योंकि अब तक की जितनी भी वॉर्स हुई हैं वो तो ऑलरेडी हमें गोल्ड के प्राइस में फैक्टर्ड इन होती है। और गोल्ड कभी भी आज की डिमांड के हिसाब से नहीं चढ़ता। गोल्ड अगर चढ़ेगा तो उसकी फ्यूचर में डिमांड होनी जरूरी है। और आज की डेट में गोल्ड की जो नई असली वाली डिमांड है ये सिर्फ 2 बड़े प्लेयर कर रहे हैं। और अगर हमने इन दोनों को समझ लिया तो गोल्ड का चार्ट और उसमें ट्रेड करना हमारी उंगलियों पे सेट हो जाएगा। और वो 2 प्लेयर जो बहुत ज्यादा डिमांड को ड्राइव करने वाले हैं, दिस इज एज पर 2024, 25 और 26 का डेटा हमें क्लियरली दिख रहा है कि इस ट्रेंड में हमें एक अपवर्ड राइज देखने को मिल रहा है। ये है इन्वेस्टमेंट वाया ETFs, मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स और बहुत सारे प्लेयर्स ETF या फिर फ्यूचर्स के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं गोल्ड में, क्योंकि वो भी समझ गए हैं कि दैट इज द सेफेस्ट ऑप्शन अवेलेबल। इसका ट्रेंड मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा, बट देन वी हैव द सेकंड वेरी बिग प्लेयर, सेंट्रल बैंक्स। इनका हमें शेयर फिर भी कम देखने को मिल रहा है बढ़ता हुआ, बट मेजर डिमांड लास्ट 3 ईयर्स में अगर आप ओवरऑल गोल्ड के टर्म्स में बोले तो इन्होंने बहुत ज्यादा डिमांड कर रखा है। एंड दे आर द मोस्ट रिलायबल प्लेयर कि अगले 1-2-3 साल तक ये लोग धीरे धीरे करके गोल्ड एक्यूमुलेट करते रहेंगे। सेंट्रल बैंक जैसे कि इंडिया का RBI हो गया या फिर USA का फेडरल रिजर्व हो गया, दीज आर द सेंट्रल बैंक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिंटिंग मनी। नए बॉन्ड्स इशू करके सरकार को पैसे चलाने के लिए मदद करते हैं और किसी कंट्री की करेंसी भी मैनेज करते हैं। जैसे जब रूपी बहुत ज्यादा गिर रहा था तो इंडिया के RBI ने डॉलर को बेच करके रूपी को खरीद के सपोर्ट किया। तो यही बड़े बड़े बैंक्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि गोल्ड का प्राइस कहाँ जाएगा, क्योंकि अब धीरे धीरे करके हम एक फिनोमेना को देख रहे हैं विच इज कॉल्ड डी-डॉलराइजेशन। मतलब ये रिजर्व बैंक जो पास्ट
पास्ट में डॉलर एज अ करेंसी को रिजर्व की तरह रखते थे कि कल को अगर कुछ भी बुरा हुआ तो वी शुड हैव करेंसी और वी शुड हैव सेफ डिपॉजिट्स, उन्हें रियलाइज हुआ कि डॉलर इज नो लॉन्गर स्टेबल एंड उससे ज्यादा बेटर ऑप्शन है कि हमें गोल्ड स्टोर करना चाहिए। और ये थ्रेट करंट एनवायरनमेंट में डेली बेसिस पे बढ़ती जा रही है, इसलिए गोल्ड में इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली बढ़ती जाएगी। हमने एक ट्रेंड और देखा कि जो ज्वेलरी की डिमांड है वो 38% से गिर करके 30% पे आ गई है, और प्राइमरी डिमांड सेक्टर है इन्वेस्टमेंट का, जो कि 23% से बढ़ करके 30% तक जा सकता है। अच्छा, आपके नॉलेज में कोई गैप नहीं रह जाए इसलिए मैं 3 और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ क्विकली। मुझे पर्सनली उनमें से पहले 2 तो यूजलेस लगते हैं, बट बहुत सारे फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स या फिर यूट्यूबर उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो कभी भी आप गोल्ड या सिल्वर का डिस्कशन कर रहे हो और आपके पास ये इन्फॉर्मेशन ना रहे, आई डोंट वांट दैट। सबसे पहला तो है कि किस कंट्री के पास कितनी गोल्ड रिजर्व्स हैं और वो कितना गोल्ड को एक्चुअली माइन या प्रोसेस कर पाता है। 29-30 तक इसमें बहुत ज्यादा कोई फर्क पड़ने भी नहीं वाला है, क्योंकि गोल्ड माइंस का जो आउटपुट है वो स्टेबल बताया गया है। क्योंकि गोल्ड सिल्वर की तरह एक ऐसा मेटल नहीं है जो कंज्यूम हो जाता है। बहुत सारे कंट्रीज के रिजर्व बैंक इसको अपने पास सेफ में रखते हैं और इसकी वैल्यू एप्रिशिएट होती है, जिस वजह से उनके फॉरेक्स रिजर्व अपने आप बढ़ते रहते हैं। बट अगर आप फिर भी डेटा में इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरा पॉइंट जो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता कि कितना मेट्रिक टन इन एब्सोल्यूट नंबर्स माइंस से प्रोड्यूस हुआ, यानी कि सप्लाई कितनी थी और कितनी डिमांड आई या कितना गोल्ड कंज्यूम हो गया। क्योंकि गोल्ड फिर भी सिल्वर की कंपैरिजन में काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है, एक्सचेंजेस में इजीली ट्रेड हो जाता है, ओवर द काउंटर सप्लाई उसकी अच्छी है, तो ऐसा नहीं होता कि अचानक से सप्लाई कंस्ट्रेंट्स बहुत ज्यादा आ जाए। फिर भी डेटा आपके सामने है 2018 से लेकर के 2026 तक का। इस पूरे रिसर्च में अगर मैंने एक जगह जेमिनी यूज किया है जहां पे मुझे ऑनेस्टली आलस आ रहा था करने में, तो वो यही वाली टेबल है कि किस बड़ी इंस्टीट्यूशन ने, किस बड़े बैंक ने क्या प्रोजेक्शन दिया है गोल्ड का शॉर्ट टर्म बेसिस पे। क्योंकि वजह सिंपल है यार, मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट थीसिस के हिसाब से, इनफैक्ट इन जनरल एज अ रिटेल इन्वेस्टर वी नो फॉर श्योर दैट गोल्ड इज द मेटल दैट वी शुड बी इन्वेस्टेड इन। तो ऐसे में कौन सी बैंक कितना प्राइस बोल रही है वो मेरे लिए पर्सनली बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। बट देन अगेन ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्कशन के लिए, आपको पता होना चाहिए। तो आपकी स्क्रीन पे एक स्नैपशॉट है जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स, बैंक ऑफ अमेरिका, स्टैंडर्ड चार्टर्स, बहुत सारे जो भी बड़े बड़े बैंक्स हैं, ये बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सब ने गोल्ड का जो एक रफ कंसेंसस टारगेट हमें देखने को मिल रहा है वो है $5000 के आसपास। जिसे अगर रुपीज के टर्म्स में कन्वर्ट करें तो गोल्ड में उस रुपीज का भाव हो जाएगा 1,60,000 के आसपास फॉर 10 ग्राम्स। ऊपर से रुपये अलग डिप्रिशिएट हो रहा है डॉलर के अगेंस्ट, तो उसमें से 3-4% और तुम बढ़ा सकते हो। मतलब 1,65,000 तक का हमें प्राइस देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू दीज बिग इंस्टीट्यूशंस, जो कि एक अच्छा खासा रन अप है सिर्फ एक ईयर के अंदर। इस पूरे डिस्कशन में आपने नोटिस किया होगा कि यार हमने फालतू की बातें थोड़ी कम करी है। मतलब जैसे एक गोल्ड सिल्वर रेशियो करके होता है जो बहुत सारे फाइनेंस इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर डिस्कस करते हैं। उसमें क्या होता है, आप गोल्ड के प्राइस को सिल्वर के प्राइस से डिवाइड कर दो, वो बेसिकली दर्शाता है कि सिल्वर की कंपैरिजन में गोल्ड कितना महंगा है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचने नहीं देता, क्योंकि हमने अभी तक जो पूरा डिस्कस किया हमने समझा कि गोल्ड की इंट्रिंसिक डिमांड क्यों है, सिल्वर की डिमांड किस तरीके से आ सकती है और क्यों बुलिश सिनेरियो बनता है। अब आप इनको बस डिवाइड करके एक नंबर के बेसिस पे ट्रेड लो कि 1940 में ऐसा हुआ था, फिर 1970 में ये हो गया तो ऐसा हो गया, ये एनालिसिस चलेगा इसलिए नहीं क्योंकि करंट टाइम में सिल्वर एक अलग ही डायनामिक्स पे ऑपरेट करता है। हिस्टोरिकली सिल्वर की कभी भी इंडस्ट्रियल डिमांड इतनी ज्यादा नहीं हुई है, तो ऐसे में गोल्ड सिल्वर रेशियो के ऊपर अपना टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए अब इस पूरे एनालिसिस के बाद हम फाइनली मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट का डिस्कस कर लेते हैं कि गोल्ड का करें क्या। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे कि गोल्ड को खरीदने की स्ट्रेटेजी क्या है और बेस्ट तरीका क्या है गोल्ड को खरीदने का। देखो, मैं तो बहुत खराब आदमी हूँ, मैं सीबी रजिस्टर्ड एडवाइजर भी नहीं हूँ और मैं सीबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट भी नहीं हूँ, तो मैं ऑब्वियसली तुमको कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ आई एम इन्वेस्टिंग, व्हाट इज माय इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। और इस पूरी रिसर्च के बेसिस पे मेरा एनालिसिस बहुत सिंपल है। मैंने बहुत दिमाग लगा करके 2 SIPs चालू करी है। पहली तो गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए वाया ETF और दूसरी है अपॉर्चुनिटी फंड में। मतलब जब भी गोल्ड 5 से 7% गिरता है, मैं उस अपॉर्चुनिटी फंड की SIP में जो भी कॉर्पस इकट्ठा हुआ है उसको निकालता हूँ और एक लमसम इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ गोल्ड में, और मेरी SIP नॉर्मली चलती रहती है। इसकी सिंपल रीजनिंग है कि अगले 3 से 6 महीने में मुझे कोई भी डिमांड में कमी आती हुई नहीं दिख रही है और ऐसा भी नहीं दिख रहा है कि अचानक से बहुत ज्यादा सप्लाई बढ़ जाएगी किसी माइन से या फिर बहुत ज्यादा गोल्ड रिसाइकल हो जाएगा। और ये स्ट्रैटेजी इजीली मुझे लगता है 90 से 95% इन्वेस्टर्स को बीट कर देगी, क्योंकि SIP का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जब भी मार्केट हाई में होता है हमारी अधिकतर यूनिट उसी टाइम पे आती है। तो हमने ऑलरेडी एक अपॉर्चुनिटी फंड बना दिया है जो जब भी गोल्ड 5 से 7% गिरेगा हम उसमें इन्वेस्ट करते हुए चलेंगे। अब गोल्ड को खरीदने के लिए बेस्ट ETF कौन से हैं? देखो, हर कोई गोल्ड बीज खरीदने चला जाता है, बट मैंने 3 बेस्ट
बेस्ट गोल्ड ETF ऑलरेडी एक वीडियो में कवर कर दिए हैं और उसमें गोल्ड वीज नहीं है, तो आप उस वीडियो को डेफिनेटली चेक करना। और अगर आपने अब तक कुछ नया सीखा होगा तो आपने लाइक और सब्सक्राइब तो इस वीडियो को ऑलरेडी कर दिया होगा। सब कुछ भूल करके अगर तुमने वीडियो के सिर्फ इस सेगमेंट के ऊपर समझ लिया ढंग से तो तुम 99% इन्वेस्टर से ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट आगे बढ़ जाओगे। थोड़ा डिफिकल्ट कंसेप्ट है, इसलिए ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। मैं बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव विजुअल्स नहीं डालूंगा ताकि 1-to-1 कनेक्शन में आप अच्छे से समझ पाओ। देखो, ये तो विधि का विधान है कि किसी भी चीज का प्राइस उसकी सप्लाई और डिमांड ही डिसाइड करती है। मतलब खरीदने वाला कितने में खरीदने को तैयार है और बेचने वाला कितने में बेचने को तैयार है। बट प्रॉब्लम तब होती है जब एक ही चीज के दो मार्केट बन जाए। मतलब एक होता है फिजिकल मार्केट, जैसे कि सिल्वर की माइंस होती हैं, वो सिल्वर निकालती हैं, उसको फिर चाइना बेचती है। चाइना दुनिया भर का 50-60% सिल्वर को रिफाइन करके दुनिया भर में बेचता है। तो ये तो हो गई सिल्वर की सप्लाई। अब होती है सिल्वर की डिमांड। दुनिया भर की इंडस्ट्रीज बोलती है कि भैया हमें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में सिल्वर चाहिए, सोलर पैनल के लिए चाहिए, डेटा सेंटर्स के लिए चाहिए, AI की टेक्नोलॉजीज में जो चिप्स लग रही है उनके लिए चाहिए। तो यहाँ पे जो फिजिकल सप्लाई और डिमांड है, ये होता है एक फिजिकल मार्केट। बट इंसान बहुत हरामी है, उन्हें हमेशा से चस्का रहता है कि कुछ ना कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बना दूं जिससे मुझे थोड़ा सा मस्ती करने को मिल जाए। हाल फिलहाल जो सिचुएशन हमें पेपर मार्केट में देखने को मिल रही है, ये जो दूसरा मार्केट है इसका नाम होता है पेपर मार्केट। मतलब जैसे फिजिकल मार्केट में एक सिल्वर का बार को बाय या सेल किया जाएगा, यहाँ पे पेपर मार्केट में उसी एक सिल्वर बार को यूज करके आर्टिफिशियली 30, 300 या 3000 डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिनेरियो आर्टिफिशियल सिल्वर क्रिएट करा जाता है। अब ये सिस्टम 99.9% टाइम्स चलता है, क्योंकि मेजॉरिटी प्लेयर्स जो सिल्वर मार्केट में आते हैं वो सिल्वर की फिजिकल डिलीवरी उठाने के लिए नहीं आते। मतलब उन्हें तो सिर्फ सिल्वर में ट्रेड करना है कि अगर सिल्वर ऊपर जाएगा तो इस ETF या इस कॉन्ट्रैक्ट या इस फ्यूचर की वैल्यू ऊपर जाएगी। तो हमने 100 रुपये में इस कॉन्ट्रैक्ट को खरीदा, ये 130 पे पहुंचा, हम बेच देंगे, हमें सिल्वर नहीं चाहिए, हम 30 रुपये का प्रॉफिट बनाएंगे। और दुनिया बहुत सुंदर थी, बट चाइना हरामखोर है, उस उल्लू के पट्टे को चैन ही नहीं है। आगे जाकर के मैं एक बढ़िया सा रैंट सेशन भी लेने वाला हूँ कि क्यों उसने पूरे मार्केट की ऐसी तैसी कर रखी है। बट यहाँ पे हम सिंपली समझ जाते हैं कि जैसे ही मार्केट में फिजिकल सिल्वर की डिमांड बढ़ती है, क्योंकि इंडस्ट्रीज को एक्चुअली फिजिकल सिल्वर चाहिए, वो पेपर कॉन्ट्रैक्ट में या 30 रुपये 40 रुपये का प्रॉफिट कमा करके खुश नहीं होते। उन्हें अपना घर चलाना है, उन्हें अपनी इंडस्ट्री चलानी है। तो अब सोलर पैनल बनाने वाली कंपनी को ये नहीं बोल सकते ये कॉन्ट्रैक्ट रख लो, उन्हें चाहिए फिजिकल सिल्वर। तो अभी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, ये लोग डिमांड करने लग गई हैं फिजिकल सिल्वर की कि हमें तो सिल्वर की डिलीवरी चाहिए। इस वजह से अचानक से जो डिमांड क्राइसिस आता हुआ दिख रहा है कि यार फिजिकल सप्लाई तो कम है। बट यहाँ पे पेपर मार्केट में आपने एक सिल्वर बार की जगह 4000 सिल्वर बार ट्रेड करने चले गए, यहीं पे हो रहा है डिस्कनेक्ट। और हिस्ट्री में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये जो दोनों मार्केट्स है ना, फिजिकल मार्केट, पेपर मार्केट, ये दोनों साथ में ही चलते थे। अब क्योंकि पेपर मार्केट ज्यादा एफिशिएंट है प्राइस डिस्कवरी के लिए, तो जो फिजिकल मार्केट है वो इसी प्राइस को देख करके कई बार अपनी बाय सेलिंग कर देता था। बट आज हालत इतनी खराब है कि चाइना का जो फिजिकल मार्केट है वहां पे $130 का सिल्वर ट्रेड हो रहा है। दुबई के मार्केट में थोड़े टाइम पहले 92 से 95 रुपीज तक पे ट्रेड हो रहा था सिल्वर, और हमारा जो पेपर सिल्वर है ये अभी भी $89 दिखा रहा है। इसको समझने का एक बहुत आसान तरीका ये है कि सोचो जब भी हम म्यूजिकल चेयर खेलते थे कि यार 30 बच्चे हैं और 10 चेयर हैं, और जैसे ही गाना बंद होगा हमें ये पता है कि वो 10 बच्चे ही बैठ पाएंगे। अब जब तक ये गाना चल रहा है तब तक तो सब ठीक है, बट जैसे ही गाना बंद होगा ये खेल खत्म होगा, 10 लोग बचेंगे, 20 लोग डूब जाएंगे और फिर होगा मौत का नंगा नाच। 2026 में एग्जैक्टली यही हो रहा है। द पेपर मार्केट इज अ गेम ऑफ म्यूजिकल चेयर, द फिजिकल मार्केट इज द चेयर। In 2026, there are 300 people running towards one chair and the music has just stopped. This is the most difficult part of this course, but अगर एक बार इसको ढंग से समझ लिया तो दोबारा कोई और वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी ये समझने के लिए कि सिल्वर कब और क्यों चढ़ेगा, क्योंकि सिल्वर की फंडामेंटल डिमांड सप्लाई पूरा गैप हम कंप्लीटली कवर कर देंगे। और इकोनॉमिक्स की डिग्री में माइक्रो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट का 70 to 80% मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हारे यहीं पे मैं 5 मिनट के अंदर कवर करवा दूंगा। और हम यहाँ पे फिजिकल सिल्वर की डिमांड सप्लाई की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे कोई भी एक्सचेंजेस पे सेटल होने वाली पेपर ट्रेड की वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में जो भी सिल्वर के प्राइसेस है वो मेजरली फिजिकल मार्केट के थ्रू ड्राइव हो रहे हैं। जब भी किसी को डिमांड सप्लाई बोलते हुए सुना होगा तो अगर तुम थोड़ा डेप्थ में जाकर के समझो कि आपकी कन्वेंशनल डिमांड किस तरीके से काम करती है, ये जो लाइन आप देख रहे हो, दिस एंटायर लाइन इज द डिमांड ग्राफ। इस डायरेक्शन में हमें क्वांटिटी दिखती है और इस डायरेक्शन में हमें प्राइस दिखता है। बहुत सिंपल सी बात है, अगर जब प्राइस यहाँ पे 300 है तो उस टाइम पे क्वांटिटी डिमांडेड इज़ वेरी लेस, एंड ऑब्वियसली जब हम यहाँ पे देखें कि यार प्राइस तो सिर्फ 50 है, 50 के प्राइस पे हमारी क्वांटिटी बढ़ गई। इसी तरीके से अगर इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे हमें दिख रहा है क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। क्वांटिटी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इस पॉइंट का जो प्राइस है वो 25 के आसपास है। तो क्लियरली समझ में आ रहा है
कि जैसे जैसे हमारा प्राइस कम होता जाएगा वैसे वैसे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती जाएगी। अब ये है एक सिंपल सा डिमांड ग्राफ। इसके साथ अब मैंने ग्रीन कलर में एक सप्लाई की लाइन ऐड कर दी और यही जो सप्लाई लाइन होती है ये हमारे सिल्वर की सप्लाई को दिखाती है। अभी हम हमारा केस 1 कंसिडर कर रहे हैं। इस टाइम पे सिल्वर बहुत ज्यादा अबंडेंस में अवेलेबल था। ये 2020 के पहले की बात है। उस समय पे सिल्वर लार्जली एक बाय प्रोडक्ट होता था माइनिंग का। अगर आप जिंक या एल्यूमिनियम कुछ भी माइन कर रहे हो तो उस समय पे माइन से सिल्वर एक्स्ट्रा निकल जाता था, क्योंकि उस समय सिल्वर की बहुत ज्यादा डिमांड नहीं थी। तो ये बहुत बार रिजर्व्स में पड़ा रहता था और जब भी अचानक से सिल्वर की अगर डिमांड बढ़ जाती तो लंदन का LBMA के वॉल्ट या फिर न्यूयॉर्क के कॉमेक्स के वॉल्ट को खोल दिया जाता था, सिल्वर निकाल करके सप्लाई कर दिया जाता था और प्राइसेस रेगुलेटेड रहते थे। इस वजह से सप्लाई बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल थी। थोड़ी मोटी डिमांड आई, सीधा आपने रिजर्व खोल करके सप्लाई कर दिया। इसलिए यहाँ पे जो ग्रीन लाइन है इसको हमने एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह प्रेजेंट किया है। आइडियली इसको हम बहुत छोटे से कर्व वाली लाइन के साथ दिखा सकते थे, बट सिंपलिस्टिकली इस सप्लाई लाइन को हम बोलते हैं इलास्टिक, बिकॉज कितनी भी डिमांड आ जाए हमारे पास सप्लाई बहुत ज्यादा है। उस टाइम पे क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा नहीं आती थी, इस वजह से हम इसको सही तरीके से दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे जब डिमांड कम होगी या ज्यादा होगी तो मैं आपको एक बार चार्ट दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली प्राइस पे कितना डिफरेंस आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल जब डिमांड बहुत ज्यादा कम है तो हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें देखने को मिल रहा है, इट इज दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे हमारे पास क्वांटिटी 50 से थोड़ी सी कम है और प्राइस जो है वो 50 से थोड़ा सा कम है, यानी कि 25 के आसपास। अब अगर हमने डिमांड बढ़ा भी दी तो भी ऑब्जर्व किया बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया। आप देखो इंटरसेक्शन पॉइंट जहां पर दोनों डिमांड और सप्लाई मिल रहे हैं, इट इज हियर। यहाँ पे जो हमारी क्वांटिटी है दैट इज क्लोज टू 300, बट जो प्राइस है द प्राइस स्टिल रिमेन्स ऑन दिस लाइन, क्योंकि हमारी जो सप्लाई थी वो बहुत ज्यादा इलास्टिक थी। और 2020 के पहले एक्चुअली यही देखने को मिला कि प्राइसेस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं हो रहे थे, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम स्टेबल थे। अब हम 2021 से 2023 यानी कि हमारे सिनेरियो 2 की बात करते हैं। हम हमारी डिमांड जो है उसको नॉर्मली लोएस्ट लेवल पे लेकर के आ जाते हैं और आप नोटिस करोगे कि हमारी जो ग्रीन लाइन थी दैट शोड द सप्लाई ऑफ सिल्वर, ये अब अचानक से हॉरिजॉन्टल होने की जगह टेढ़ी हो गई है, इंक्लाइन हो गई है। ये थोड़ा थोड़ा दिखा रही है कि यार जो टिपिकल सप्लाई कर्व होता है कि अगर प्राइसेस बढ़ते जाएंगे तो सप्लाई थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाएगी। यहाँ पे हमें थोड़ा सा डेफिसिट देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस पीरियड 2021 से 23 तक हमें थोड़ी सी सप्लाई में डेफिसिट देखने को मिली, क्योंकि चाइना की डिमांड तो स्काई रॉकेट हुई। अब यहाँ पे हम बढ़ती हुई डिमांड का एक असर देखेंगे। यहाँ पे ओरिजिनली जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट था उस टाइम पे हमारी क्वांटिटी यहाँ पे थी और प्राइस जो है वो क्लोज टू 25-30 के आसपास था। अब जैसे हम हमारी डिमांड को बढ़ाएंगे, हमने डिमांड को बढ़ाते हुए देखा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारे सामने आया है, ये वाला, जिसमें हमारे पास क्वांटिटी बढ़ गई है, 100 के आसपास पहुंच गई और जो प्राइस है वो 50 के ऊपर पहुंच गया। हमने ऐसे ही ऑब्जर्व किया है कि प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल हुए इस पीरियड के दौरान, बट यहाँ पर भी सिल्वर एकदम स्काई रॉकेट नहीं किया, क्योंकि हमारे पास अभी भी रिजर्व में काफी सारा सिल्वर पड़ा हुआ था। लंदन एक्सचेंज ने अपने सारे सिल्वर निकाले, शंघाई एक्सचेंज जो चाइना का एक्सचेंज है धीरे धीरे करके उन्होंने सिल्वर निकाले और अभी भी उनके वॉल्ट्स में काफी सिल्वर पड़ा हुआ था। और यहाँ पे आता है हमारा फेज 3। ये है 2024 से 2025 का टाइम। यहाँ पे मार्केट को रियलाइज हो रहा है कि यार सिल्वर के जो भी रिजर्व्स हैं दे आर रनिंग वेरी शॉर्ट। हमारे जो भी वॉल्ट्स हैं वो लो रन कर रहे हैं। शंघाई का वॉल्ट 70% तक खाली हो चुका था, लंदन का वॉल्ट 60-70% तक खाली हो गया था और सिल्वर की डिमांड किसी भी तरीके से कम होती हुई नहीं दिखी। इस वजह से आपको अचानक से सप्लाई कर्व जो हमेशा से ग्रीन में हम दिखा रहे हैं वो काफी ज्यादा इनइलास्टिक होता हुआ दिख रहा है, बहुत ज्यादा शार्प स्टीप स्लोप है। अब यहाँ पे सोचो डिमांड के इंक्रीज होने का हम इफेक्ट देखते हैं। तो जैसे ही हमारी डिमांड बढ़ेगी सीधा प्राइस बहुत ज्यादा स्काई रॉकेट हो जाएगा। और अब सोचो अगर इसी तरीके से डिमांड बढ़ती रही तो प्राइस कितना ज्यादा शार्प रेट से बढ़ता जाएगा। ये सारे हमारे फर्दर फ्यूचर के डिमांड कर्व्स हैं। आप देखो कि इतने से रीजन में ये वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट, डिमांड जो हमारी सेटिस्फाई हो रही है सिर्फ इतनी सी क्वांटिटी हमारी बढ़ी है, बट प्राइसेस काफी ज्यादा शार्पली बढ़े। अगेन इस वाले रीजन में देखो आप प्राइसेस कितना रैपिडली इंक्रीज किए हैं, बट एट द सेम टाइम जो हमारी डिमांड सर्व्ड है वो कितनी कम है। और इसी को बोलते हैं इनइलास्टिक सप्लाई। मतलब आप कितने भी प्राइसेस बढ़ा लो, अगर हमारी सप्लाई लिमिटेड है तो हम चाह करके भी सारा सप्लाई नहीं कर सकते। और फिर आता है सबका फेवरेट 2025 से 26 का फेज, जब सबको रियलाइज हो चुका है कि सिल्वर की सप्लाई बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, डिमांड कम होनी नहीं है, रिटेलर भी आ गया है, डिमांड कर रहा है, ETFs आर ट्राइंग टू बाय द सिल्वर, तो एवरीवन इज कंपीटिंग टू गेट अ हैंड ऑन सिल्वर। और इस सिनेरियो में अगर हमारी थोड़ी सी भी डिमांड बढ़ती है, आप देखो कितना स्टीप प्राइस इंक्रीज होता है। इस पॉइंट पे आप ध्यान देना, दिस पॉइंट यहाँ पे हमारी सप्लाई क्वांटिटी जो है वो अराउंड 20 के आसपास है और जो हमारा प्राइस है वो 30 रुपये के आसपास है। अभी ये नंबर्स मिट जाएंगे, मैं एक बार डिमांड जब बढ़ा करके दिखाता हूँ तब आप यहाँ पे देखो, अगेन वी गेट द नंबर्स, फ्रेश लेटेस्ट नंबर्स। आपकी क्वांटिटी सप्लाइड जो पहले 20 थी अभी क्लोज टू 35 पहुंची है, बट आपका जो प्राइस है दैट इज वेरी क्लोज टू 100। तो प्राइस जो है वो 30 से सीधा 100 पहुंच गया है, बट आपकी जो क्वांटिटी इंक्रीज आई है वो बहुत मिनिमल आया है। बट अब है फ्यूचर की बात जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एंड अगेन यहाँ पे दिस इज व्हाट आई बिलीव इज गोइंग टू हैपन।
कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ नंबर्स हैं जो इस पूरी थीसिस को सपोर्ट करते हैं, बट आई वुड से टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। मैं एग्जैक्टली क्या खरीद रहा हूँ सिल्वर, कब खरीद रहा हूँ सिल्वर, अगर मैं लमसम डाल रहा हूँ या मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ या मैं सिल्वर बेच रहा हूँ, ये सारी मैं आगे वीडियो में कवर करूंगा कि मेरी अब तक पिछले 2-3 साल का स्ट्रैटेजी रही और नेक्स्ट 2-3 मंथ्स एंड 2-3 ईयर्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी है, उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस। बट अगर आप ये नेक्स्ट पार्ट समझ गए जो 2026 से आगे की थीसिस को प्रेजेंट करेगा, तो आपके लिए इंडिपेंडेंटली एक एनालिसिस करना काफी ईजी हो जाएगा। तो दिस इज प्रोबेबली दी मोस्ट क्रिटिकल सिनेरियो। अब तक हमने देखा कि यार सिल्वर की डिमांड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, जिस वजह से प्राइसेस आर स्काई रॉकेटिंग। बट व्हाट इफ हमने एक अल्टरनेट सिनेरियो कंसिडर नहीं किया कि सिल्वर की डिमांड कम होने लग जाए। आप बोलोगे सिल्वर की डिमांड कम कैसे हो सकती है, अचानक से हर कोई सिल्वर की डिमांड कर रहा है। तो इकोनॉमिक्स में हम एक चीज बोलते हैं प्राइस करेक्शन लूप। मतलब व्हेन द प्राइस हिट द एक्सट्रीम लेवल्स ऑफ पीरियड 4 दैट ट्रिगर्ड अ पावरफुल काउंटर फोर्स इन द मार्केट। दिस इवेंचुअली ब्रेक्स द पैराबोलिक कर्व ऑफ सिल्वर। देखो हिस्टोरिकली बहुत सारी माइंस को बंद कर दिया गया था जो सिल्वर को माइन करती थी, क्योंकि उस समय सिल्वर के प्राइसेस इतने ज्यादा नहीं थे। ऑब्वियसली अब क्योंकि सिल्वर की डिमांड के कारण प्राइसेस बढ़ गए तो वो माइंस भी ओपन होगी, एक सप्लाई अनलॉक हुई। फिर हिस्टोरिकली सिल्वर को रिसाइकल करने का जो इंसेंटिव होता था वो काफी कम होता था, बट प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो वहां से भी हमारी एडिशनल सप्लाई अनलॉक होगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सोलर पैनल, जिसको कहा जा रहा था कि सबसे ज्यादा सिल्वर कंज्यूम करने वाले हैं इन फ्यूचर, दोज वेरी सेम कंपनी रियलाइज्ड कि सिल्वर को यूज करना हमारे सोलर पैनल्स में बहुत महंगा पड़ रहा है, तो दे हैव आल्सो स्टार्टेड टू स्विच टू कॉपर। अल्टीमेटली हमें ये समझना है कि डिमांड और सप्लाई आर नॉट जस्ट ग्राफ्स, उनकी एक इंटरेंसिक रीजनिंग होती है और उनका यूजेज तभी आता है जब इंडस्ट्री उसे यूज कर रही है। इंडस्ट्री सिल्वर इसलिए यूज कर रही है ताकि जब भी वो सोलर पैनल बनाए तो ज्यादा महंगे प्राइसेस पे बेच पाए। बट अगर सिल्वर के प्राइसेस इतने ज्यादा हाई हो जाएंगे तो सोलर पैनल की डिमांड भी थोड़ी कम होती हुई दिखेगी। इफेक्टिवली दे रियलाइज कि यार उन्हें अपने बिजनेस को सही से ऑपरेट करने के लिए दे माइट हैव टू मेक अ कॉन्शियस चॉइस ऑफ स्विचिंग टू कॉपर, व्हिच दे डिड। लोग बोलेंगे सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, नो वन कैन डिनाई दैट, बट अल्टीमेटली लॉन्जी जो चाइना की सबसे बड़ी कंपनी है, वर्ल्ड में लार्जेस्ट सोलर मैन्युफैक्चरर है, उन्होंने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किया। दे रियलाइज कि यार कॉपर को यूज करते हुए भी हम 1% ऑफ द ओरिजिनल सोलर पैनल एफिशिएंसी अचीव कर सकते हैं एट 100th द कॉस्ट ऑफ ओरिजिनल सिल्वर। और ये सब ग्राउंड रियलिटी है। इंडिया में ये सारी चीजें नहीं हो रही। इसका ये मतलब नहीं है कि दुनिया में दूसरी कंपनी जैसा नहीं कर सकती। चाइना का डिफरेंट मोटिव होता है, उनका हमेशा से ये रहा है कि वी विल बी द फैक्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया को प्रोबेबली 5 से 6 साल लगेंगे टू रीच द स्टेज, बट आई हैव फुल फेथ कि इंडिया स्टेज पे पहुंचेगा इवेंचुअली। अब हम अगर डिमांड को कम होते हुए देखें तो हमें दिखेगा कि जब डिमांड कम हो रही है तो हमारा जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, जो पहले कभी इस रीजन में हुआ करता था, अब जब डिमांड कम होने लग जाएगी तो इस रीजन में आएगा। इतना शार्पली डिमांड कम नहीं होती, आई नो। मैं अगले 2-3 साल का आपको एक थीसिस प्रेजेंट कर रहा हूँ और ये थीसिस तभी ट्रू होने वाला है जब सिल्वर के प्राइसेस ऊपर जाते जाएंगे जो कि इवेंचुअली क्रैश करेंगे। इस पूरे अल्टरनेट सप्लाई टू सिल्वर या फिर जो भी इंडस्ट्रीज मूव कर रही हैं कॉपर पे या दूसरी टेक्नोलॉजी स्पेस के ऊपर मैं डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि सप्लाई कितनी बढ़ सकती है और प्राइसेस कितने गिर सकते हैं। बट फॉर नाउ अगर आपने ये पूरा सेगमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया तो कंग्रेचुलेशंस, यू हैव फाइनली कंप्लीटेड पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो भी बेसिक सप्लाई डिमांड कर्व होते हैं। सिर्फ इतना सा पार्ट समझ के आप टॉप 1% इन्वेस्टर्स में आ सकते हैं। अब तक आपने कुछ भी नया सीखा तो ऑब्वियस सी बात है आपने लाइक या सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। बहुत छोटा सा एनालिसिस है लेकिन इतना क्रिस्प है कि तुम्हारे शॉर्ट टर्म में जो भी सिल्वर की ट्रेडिंग है या फिर शॉर्ट टर्म स्विंग पोजीशंस है वो तुमको पूरा पकड़ में आ जाएगी कि सिल्वर का प्राइस एक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो जब भी बहुत सारी कंट्रीज आपस में एग्जिस्ट करती हैं और दुनिया में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो देयर इज फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब अमेरिका चाइना को माल भेज रहा है, चाइना अमेरिका को माल भेज रहा है, बीच में इंडिया के पास माल जा रहा है, कोई एक किसी से झगड़ नहीं रहा। बट अब यहाँ पे आते हैं सैंक्शंस, टैरिफ्स, रिस्ट्रिक्शन। चाइना ने यूएसए पे लगाया, यूएसए ने चाइना पे लगाया, चाइना ने अपना सिल्वर एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया। तो इस वजह से जो फ्लो ऑफ गुड्स है उसमें हमें फ्रिक्शन देखने को मिलता है। अब मेन डिमांड कहाँ पे है, वो है चाइना में। चाइना में जो फिजिकल सिल्वर का प्राइस है वो $130 तक चल रहा है और ये वो सिल्वर है जो इंडस्ट्रीज, चाहे वो सोलर की हो गई चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की हो गई, उन्हें रिक्वायर्ड होती है, बिना उसके वो ऑपरेट नहीं कर सकते। अब अगर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते तो फटाफट से यूएस का सिल्वर फ्लो हो जाता चाइना में, इंडिया का फिजिकल सिल्वर फ्लो हो जाता चाइना में। इन दोनों ही कंट्रीज की डोमेस्टिक सप्लाई कम हो जाती है तो इनका प्राइस ऊपर चला जाता और ये जो सिल्वर चाइना में पहुंचा है ये वहां पे सप्लाई बढ़ा करके प्राइस को थोड़ा कम ले आता और पूरी दुनिया में सिल्वर का जो फिजिकल प्राइस है वो बराबर बैलेंस हो जाता। बट अब क्योंकि चाइना का फिजिकल मार्केट एक साइलो में ऑपरेट कर रहा है और यूएस का फिजिकल मार्केट अपने साइलोज में ऑपरेट कर रहे हैं, हर एक कंट्री में फिजिकल सिल्वर का भाव अलग अलग चल रहा है। बट क्योंकि अब फिजिकल सिल्वर की डिलीवरी ले ली जा रही है, मतलब जो भी डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होते थे ले दे करके आज के बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स जिनको फिजिकल डिलीवरी चाहिए वो पेपर कॉन्ट्रैक्ट के लिए ईटीएस या बॉन्ड्स नहीं खरीद रहे। और सिल्वर का जो प्राइस है जो ये $130 है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नंबर है क्योंकि अब
पहले की तरह सिल्वर जो है हमारे पेपर एक्सचेंजेस में सेटल नहीं हो रहा है। असल में उस सिल्वर मेटल की रिक्वायरमेंट है और लोग डिलीवरी ले रहे हैं। तो ये जो हमें प्राइस में डाइवर्जेंस दिख रहा है कि यूएस में $89 चल रहा है लेकिन चाइना में $130 है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि शॉर्ट टर्म में जो $89 का हमें प्राइस दिख रहा है या इंडिया में जो 2,80,000 2,90,000 का भाव दिख रहा है वो इजीली 3,15,000 3,25,000 3,50,000 तक जा सकता है। बट ये है सिर्फ शॉर्ट टर्म सिनेरियो। मार्केट हमेशा प्राइस डिस्कवरी का ही रूल फॉलो करता है और मार्केट में जब भी आर्बिट्राज एग्जिस्ट करता है हमेशा प्रयास यही होता है कि उस आर्बिट्राज को फिल किया जाए। अब या तो फिजिकल एक्सचेंजेस में सिल्वर का भाव नीचे आ सकता है या तो पेपर एक्सचेंजेस में सिल्वर का भाव ऊपर जा सकता है। पेपर एक्सचेंजेस में मार्जिन की रिक्वायरमेंट बढ़ा करके आप फिर भी एक बार को डिमांड को थोड़ा बहुत रेगुलेट कर सकते हो। बट ऑन ग्राउंड रियलिटी पे जो शॉर्ट टर्म में हमें डिमांड काफी ज्यादा देखने को मिल रही है क्योंकि चाइना बावला सांड है। पूरी दुनिया को जितनी डिमांड नहीं है सोलर पैनल की, अकेला वो उल्लू का पट्टा प्रोडक्शन कैपेसिटी बना करके बैठा है। पूरी दुनिया में जितने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आज नहीं है अगले 5 साल तक की पूरी डिमांड सप्लाई करने की कैपेसिटी उसने आज ही बनानी है। ये नहीं कि थोड़ी सांस ले बोल दे कि भाई सिल्वर का भाव बहुत ज्यादा चढ़ गया है तो मैं पागलों जैसी हरकत नहीं करता हूँ, थोड़ा सा रुक जाता हूँ, धीरे धीरे करके अपनी सप्लाई बढ़ाऊंगा। बट अब यही है, चाइना का गेम तो हमेशा से ऐसा ही रहा है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको अब तक अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर कर दो अपने उस फैमिली ग्रुप के साथ या अपने उस दोस्तों के ग्रुप के साथ जहां पे आप लोग साथ में ट्रेडिंग सीखते हो, क्योंकि कमोडिटी ट्रेडिंग के ऊपर इतनी डिटेल्ड वीडियो आई गारंटी यू आपको कहीं नहीं मिलेगी। अब एक फ्रेमवर्क जो हमेशा हमें हेल्प करेगा सिल्वर को सही प्राइस पे खरीदने और सही प्राइस पे एग्जिट करने में। पॉइंट नंबर 1 है थोड़ा पेशेंस चाहिए क्योंकि ट्रंप अभी ईरान पर अटैक करने वाला था, इसकी न्यूज आई, सिल्वर 5% चढ़ गया। फिर 3-4 घंटे में न्यूज आती कि यूएस अभी तो ईरान पर अटैक नहीं कर रहा है तो सिल्वर वापस से 5% गिर गया। तो जो शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी है दिस इज प्योरली स्पेकुलेटिव एंड दिस इज यूफोरिया। अगर आपको ट्रेड करना आता है वेरी शॉर्ट टर्म में इंट्राडे या वेरी शॉर्ट स्विंग पोजीशन तो आप उसमें ट्रेड कर सकते हो, बट उसके लिए आपको पूरा दिन बैठ करके स्क्रीन पे देना ही पड़ेगा एंड दैट इज नॉट समथिंग दैट आई फाइंड वेरी फ्रूटफुल फॉर मी। इसलिए मैंने दूसरा फ्रेमवर्क डेवलप किया है सिल्वर में इन्वेस्ट करके अपना पीस ऑफ माइंड रिटेन करने का। देखो चैनल पे बहुत बार पास्ट में भी बात करी है, मेरी जो पुरानी सिल्वर की होल्डिंग्स है उसमें मुझे 100%, 150%, 200% तक के प्रॉफिट्स हैं। बट जो भी सिल्वर की नई होल्डिंग्स अब मैं खरीद रहा हूँ वो ऑब्वियसली उन प्राइसेस से बहुत ज्यादा हाई प्राइसेस पे हैं। जैसा कि मैंने इस चैनल पे पहले भी बहुत बार बोला है, मैं हमेशा एक अपॉर्चुनिटी फंड बना करके चलता हूँ। अभी फॉर एग्जाम्पल उस फंड से मुझे 1 लाख रुपए एलोकेट करने हैं सिल्वर को खरीदने के लिए, तो इस करंट मार्केट में सिर्फ 5-10 हजार रुपए का मैं सिल्वर खरीदूंगा वाया ईटीएफ। बेस्ट सिल्वर ईटीएफ कौन सा है उस पर ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है और 50 से 60% लोग सिल्वर बीस खरीदते हैं जो उन टॉप 3 ईटीएफ में आता भी नहीं है, इसलिए उस वीडियो को चेक जरूर करना। और मेरा बाकी जो 90,000 रुपए बचेगा मैं उनको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी पे यूज करूंगा। बट एग्जैक्टली किन प्राइसेस की डिप को मैं टारगेट कर रहा हूँ? सबसे पहला है 2,56,000 का लेवल एंड सेकंड है 2,36,000। जो सोच रहे हैं कि सिल्वर इतना जल्दी इतना सारा थोड़ी ना गिरेगा, 2 महीने पहले की ही बात है, सिल्वर सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर अंदर इतना ज्यादा गिर गया। जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं वाया एसआईपी में, उसकी पूरी 100% इन्वेस्टमेंट सिल्वर में ना करते हुए 60% सिल्वर की ईटीएफ में एसआईपी स्टार्ट करूंगा और बाकी 40% का मैं अपॉर्चुनिटी फंड बनाऊंगा। उसके लिए किसी भी लिक्विड फंड में मैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दूंगा क्योंकि फॉर श्योर सिल्वर गिर करके हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देने ही वाला है खरीदने की। अच्छा, और जो सोच रहे हैं कि सिल्वर कब बेचें, तो जैसे मेरी लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट है उसका एलटीसीजी बुक करने के लिए मैंने पहले तो 2,75,000 के लेवल पे सिल्वर बेचा। अब नेक्स्ट बुकिंग में 2,95,000 पे करूंगा। ये जो पूरी सिल्वर की प्रॉफिट बुकिंग है ये मेरी पूरी पोजीशन की 30 से 40% होगी, मतलब मेरा अभी भी मार्केट में 60% होल्डिंग सिल्वर में इंटैक्ट है एंड होपफुली सिल्वर बहुत ज्यादा ना गिर जाए अप्रैल 2026 के पहले, क्योंकि अगले साल की भी एलटीसीजी बुकिंग में इसी सिल्वर के प्रॉफिट से करने की प्लानिंग कर रहा हूँ। बट ये पूरा फ्रेमवर्क क्लियरली समझाता है कि किसी को अगर वाया एसआईपी के इन्वेस्टमेंट सोचनी है, किसी को अगर प्रॉफिट बुकिंग सोचनी है, किसी को अगर शॉर्ट टर्म में सिल्वर इन्वेस्ट करना है तो किस स्ट्रैटेजी के थ्रू इस फ्रेमवर्क में इन्वेस्ट या ट्रेड किया जा सकता है। गाइस आई एम वेरी सॉरी, मैं पिछले 2-2.5 घंटे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियोस। मुझे ये समझ में आ गया कि अब तक जो मैंने कवर किया वो बहुत लंबा जा चुका है। मैं कॉपर, एल्यूमिनियम, यूरेनियम, पैलेडियम, प्लैटिनम ये सारे मेटल्स डिस्कस करना चाहता था क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है प्रॉफिट का। और सिर्फ कॉपर की रिसर्च अलोन में मैंने 164 पेजेस की एक पूरी रिसर्च रिपोर्ट डिटेल में पढ़ी और उसका एनालिसिस प्रिपेयर किया है एंड इसके अलावा भी बहुत कुछ। इसलिए इस वीडियो को सैडली मुझे 2 या 3 पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा एंड इवन दो इन वीडियोस में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, मैं ट्राई कर रहा हूँ मैं जल्दी से जल्दी उन सारी वीडियोस को लेकर के आऊँ। आप अगर सिर्फ लाइक या कमेंट या सब्सक्राइब या शेयर कर दोगे तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है टू मेक श्योर दैट आई कीप ऑन प्रोड्यूसिंग अनफिल्टर्ड असली इन्वेस्टिंग कंटेंट जो किसी के द्वारा भी स्पॉन्सर्ड नहीं होता। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना, बहुत जल्दी पार्ट 2 और पार्ट 3 आएगा इस क्रैश कोर्स